क्लास 11th हिस्ट्री, क्लास 3, लेसन 3। 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य, इस्लाम का उदय और विस्तार लगभग 570 से 1200 ईस्वी। यायावर साम्राज्य। मेसोपोटामिया में साम्राज्य स्थापित होने के 2 शताब्दी बाद तक उस क्षेत्र तथा उसके पूर्व और पश्चिम साम्राज्य के विविध प्रयत्न होते रहे। 6ठी शताब्दी ईस्वी तक ईरानियों ने असीरिया के साम्राज्य के अधिकांश भाग पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। स्थल मार्गों के साथ साथ भूमध्य सागरीय तटवर्ती क्षेत्रों में व्यापारिक संबंधों का विकास हुआ। इन परिवर्तनों के फलस्वरूप व्यापार में सुधार हुआ और इस वजह से पूर्वी मध्य सागरीय क्षेत्र में यूनानी नगर उसकी बस्तियों को लाभ हुआ। उसे काला सागर के उत्तर में रहने वाले यायावर लोगों के साथ घनिष्ठ व्यापारिक संपर्क में बहुत फायदा हुआ। यूनान में अधिकांश समय तक एथेंस और स्पार्टा के नगर राज्य नागरिक जीवन के केंद्र बने थे। 4th शती ईस्वी तक के उत्तरार्ध में यूनानी राज्यों में मेसिडोन राज्य के राजा सिकंदर ने कई सैन्य अभियान किए और उत्तरी अफ्रीका, पश्चिम एशिया और ईरान तथा भारत के व्यवसाय के क्षेत्र को जीत लिया। उनके सैनिकों और आगे पूरब में जाने से मना कर दिया। सिकंदर का सैन्य दल पीछे मुड़ गया, यद्यपि कोई यूनानी इस क्षेत्र में ही रह गए। सिकंदर के नियंत्रण में इस पूरे क्षेत्र में यूनानियों और स्थानीय लोगों में आदर्शों और सांस्कृतिक परंपराओं का आदान प्रदान हो रहा था। दूसरे क्षेत्र में यूनानीकरण हो गया, जिससे अंग्रेजी में हेलेनाइजेशन कहा जाता है, क्योंकि यूनानियों को हेलेनिज कहते हैं। यूनानी शब्द इस क्षेत्र का एक जानी पहचानी भाषा बन गई। लेकिन सिकंदर के साम्राज्य की यह राजनीतिक एकता उसकी मृत्यु के तुरंत बाद विघटित हो गई। हालांकि इसके 3 शताब्दी तक यूनानी संस्कृति इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण बनी रही। इस क्षेत्र के इतिहास में यह काल प्रायः यूनानी काल के नाम से जाना जाता है, लेकिन यह मान्यता यूनानी विश्वासों व विचारों की तरह ही अन्य महत्वपूर्ण, संभवतः इसके भी अधिक महत्वपूर्ण संस्कृतियों, मुख्य रूप से ईरान के पुराने साम्राज्य से संबंधित ईरानी संस्कृति की महत्ता को अस्वीकार कर देती है। इसके बाद भी भावी इतिहास में महत्वपूर्ण पहलुओं के बारे में इस अनुभाग में पता चलेगा। सिकंदर के साम्राज्य के विघटन के फलस्वरूप हुई राजनीतिक कलह का भी लाभ उठाते हुए रोम के मध्य इतावली नगर राज्य के छोटे किंतु सुसंगठित सैन्य बल ने 2री शती ईस्वी से उत्तरी अफ्रीका और पूर्व भूमध्य सागर पर नियंत्रण कर लिया। उस समय रोम एक गणराज्य था, यद्यपि वहाँ के सरकार निर्वाचित की एक जटिल व्यवस्था पर आधारित थी, लेकिन राजनीतिक संस्थाएं जन्म और धन संपदा को कुछ महत्व देती थी। जहाँ का साम्राज्य दासता से लाभान्वित था। रोम की सैन्य शक्ति ने एक समय सिकंदर के साम्राज्य का भाग रहे राज्यों के बीच व्यापार हेतु स्थापित किया। प्रथम शती ईस्वी तक मध्य उच्च कुल में जन्मे सैन्य नायक जूलियस सीजर के अधीन रोम साम्राज्य वर्तमान ब्रिटेन और जर्मनी तक फैल गया। लातीनी, जो रोम में बोली जाती थी, साम्राज्य की मुख्य भाषा थी लातीनी। हालांकि पूर्व में रहने वाले कई लोग यूनानी भाषा का ही प्रयोग करते थे। रोम के लोगों में यूनानी संस्कृति के प्रति गहरा आदर भाव था। प्रथम शती ईस्वी तक के अंत तक अंतिम भाग में साम्राज्य के राजनीतिक ढांचे में परिवर्तन हुए। 4th शती में सम्राट कॉन्स्टेंटाइन के ईसाई बनने के बाद इस साम्राज्य का काफ़ी हद तक ईसाईकरण हो गया। शासन को सुचारू ढंग से चलाने के लिए 4ठी शती में रोम साम्राज्य को पूर्वी और पश्चिमी 2 हिस्सों में बांट दिया गया। लेकिन पश्चिम में सीमावर्ती क्षेत्र गोथ, विसिगोथ, वैंडल व अन्य की जनजाति तथा रोम के बीच स्थित व्यवस्थाएं बिगड़ने लगी। ये व्यवस्थाएं व्यापार, सैन्य भर्ती तथा बसने के लिए से जुड़ी थी और जनजातियों ने रोम प्रशासन पर अपने आक्रमणों के वृद्धि कर दी। ये मतभेद बढ़ते गए और साम्राज्य के
आंतरिक मतभेद से जुड़ गए। फलतः 5वीं सदी के अंत आते आते पश्चिम तथा साम्राज्य नष्ट हो गया। पूर्व में साम्राज्य की सीमा के अंतर्गत ही जनजातियों ने अपने अपने राज्य स्थापित कर लिए। ईसाई चक्र से प्रोत्साहन कर 9वीं सदी में ऐसे कुछ राज्यों को मिलाकर पवित्र रोमन साम्राज्य की स्थापना की गई। पवित्र रोमन साम्राज्य ने पुराने रोमन साम्राज्य के साथ निरंतरता का दावा किया। 7वीं सदी ईस्वी तक 15वीं सदी के बीच पूर्वी रोमन साम्राज्य कुस्तुतुनिया केंद्रित की अधिकांश भूमि पर अरब साम्राज्य ने अधिकार कर लिया। 10वीं में केंद्रित इस अरब साम्राज्य को पैगंबर मोहम्मद, जिन्होंने 9वीं सदी में इस्लाम धर्म की स्थापना की थी, वे अनुयायियों या इसके उत्तराधिकारियों, जिन्हें आरंभ में बगदाद में शासन किया, द्वारा स्थापित किया गया था। इस इलाके की यूनानी व इस्लामी परंपराओं के बीच करीबी आदान प्रदान था। इस क्षेत्र के व्यापारिक तंत्र और समृद्धि ने उत्तर के पशुचारी लोग विभिन्न तुर्की जनजातियों को आकर्षित किया। इन्होंने प्रायः इस क्षेत्र के शासकों पर आक्रमण किए और इन पर अपना नियंत्रण कर लिया। इस क्षेत्र का आक्रमण का प्रयास करने वाले अंतिम लोगों में मंगोल थे। चंगेज खान और इसके उत्तराधिकारियों के अधीन मंगोलों ने 13वीं शताब्दी के पश्चिम एशिया, यूरोप, मध्य एशिया और चीन में प्रवेश किया। साम्राज्य बनाने और बनाए रखने के लिए सारे प्रयास पूरे क्षेत्र में हुए। व्यापारिक तंत्र के संसाधन पर नियंत्रण की चाह से प्रेरित थे, ताकि उन्हें उस क्षेत्र के भारत या चीन जैसे देशों में स्थापित संबंधों से फायदा हो सके। सभी साम्राज्य ने व्यापार को स्थिरता प्रदान के लिए प्रशासनिक व्यवस्था विकसित करने का प्रयास किया। उन्होंने विभिन्न तरीकों से सैन्य संगठन का भी प्रयास किया। किसी भी साम्राज्य की उपलब्धियों को महत्ता प्रायः उसके उत्तराधिकारियों द्वारा ग्रहण की जाती थी। कुछ समय बाद इस क्षेत्र में बोली और लिखी जाने वाली कई भाषाओं में 4 भाषाएं फारसी, यूनानी, लातीनी और अरबी महत्वपूर्ण हो गई। ये साम्राज्य बहुत स्थिर नहीं थे। इनकी एक वजह यह भी थी कि वे विभिन्न क्षेत्रों के संसाधनों को लेकर आपस में लड़ते झगड़ते थे। ऐसा इन साम्राज्यों और उत्तर के पशुचारी लोगों के संबंध में आ गए संकट के कारण भी था। इन पशुचारी लोगों से इन साम्राज्यों को व्यापार में तो समर्थन मिलता ही था, साथ ही उसकी सेनाओं और उत्पादनों के लिए भी उन्हें श्रम भी इनसे मिलता था। यह महत्वपूर्ण बात है कि सभी साम्राज्य नगर केंद्रित नहीं थे। चंगेज खान और उसके उत्तराधिकारियों द्वारा शासित मंगोल साम्राज्य इस बात का अच्छा उदाहरण है कि पशुचारी लोगों द्वारा सफलतापूर्वक एक लंबे समय तक साम्राज्य को कायम रखा जा सकता है। ऐसे धर्म जो अलग अलग भाषाएं बोलने वाले विभिन्न निर्जातीय उत्पत्ति के लोगों को आकर्षित कर सकते हैं, विशाल साम्राज्य निर्माण की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। यह ईसाई धर्म जो प्रथम सदी के आरंभिक कार्य में फिलिस्तीन में उदय हुआ और इस्लामी धर्म जो 7वीं सदी में अनुभूत हुआ, वे के विषय में भी सत्य था। कालक्रम 2 लगभग 100 ईसा पूर्व से 1300 ईस्वी। इस कालक्रम में केंद्र बिंदु राज्य और साम्राज्य है। इनमें से कुछ, जैसे रोमन साम्राज्य, बहुत बड़े और 3 महाद्वीपों में फैले हुए थे। इस समय पर प्रमुख धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराएं विकसित हुई और बौद्धिक गतिविधियों से जुड़ा संस्थानों का उदय हुआ। पुस्तकें लिखी गई और विचार महाद्वीपों के आर पार फैलने लगे। कई ऐसी वस्तुएं जो आज हमारे दैनिक जीवन का हिस्सा है, इस काल में पहली बार प्रयोग में आई। सौ से 50 ईसा पूर्व समुद्री मार्गों द्वारा दक्षिण पूर्वी एशिया के केले पूर्वी अफ्रीका लाए गए। यूरोप में अफ्रीका और यूरोप स्पार्टेकस 1 लाख गुलामों का नेतृत्व करते हैं। 50 से 1 ईसा क्लियोपेट्र मिस्र की रानी थी। रोम में कोलसमस का निर्माण
73 ईसा पूर्व रोमन साम्राज्य अपने शिखर पर था। यूरोप में सिकंदरिया के नायक ने भाप पर चलने वाली मशीन बनाई। सिकंदरिया ने टॉलमी के ने भूगोल पर एक पुस्तक लिखी। एक्समन 330 में ईसाई धर्म की शुरुआत हुई। 300 से 350 ईसा कॉन्स्टेंटाइन सम्राट बनते हैं और कुस्तुतुनिया नगर की स्थापना करते हैं। 350 से 400 रोमन साम्राज्य एवं पूर्व और पश्चिमी दो भागों में विभाजित हो जाता है। 400 से 450 यूरोप में वैंडल लोगों द्वारा उत्तर अफ्रीका में राज्य की स्थापना 429 में हुई। उत्तर और मध्य यूरोप के कबीलों का रोमन साम्राज्य पर आक्रमण होता है। 450 से 500 गॉल फ्रांस के क्लोविस का ईसाई धर्म को अपनाना। 496 इटली में सेंट बेडिकर द्वारा मठ की स्थापना। 526 इंग्लैंड के सेंट ऑगस्टीन द्वारा ईसाई धर्म की शुरुआत। कैग्रो महान द्वारा रोमन कैथोलिक चर्च की नींव रखना। 600 से 650 कुछ मुसलमान का अबिसिनिया से प्रसाव। 650 से 700 अरबी मुसलमान की मिस्र के दक्षिण में स्थित निबुआ से संधि। बेरे द्वारा अंग्रेजी चर्च और व्यक्तियों का इतिहास लिखा गया। 700 से 750 800 से 850 घाना में राज्य का उदय। शार्लमेन फ्रैंको राजा को पवित्र रोमन सम्राट की उपाधि। 800 तक केव और नोवगोड में प्रथम रूसी राज्य की स्थापना। पश्चिमी यूरोप पर समुद्री दस्युओं का आक्रमण। 1050 से 1100 अदमोर राज्य का घाना से दक्षिण स्पेन का विस्तार। इटली में सेलेरेनो में मेडिकल स्कूल की स्थापना। 1030 नॉर्मेडी की विलियम का इंग्लैंड पर आक्रमण और फिर शासक बनना। प्रथम धर्म युद्ध की घोषणा। 1095 1100 से 1150 के बीच में जिम्बाब्वे का स्वर्ण और तांबे की शिल्पकारियों में उत्पादन और लंबी दूरी व्यापार के केंद्र में उदय। 1150 से 1200 नार्ते दम कैथीड्रल के निर्माण का कार्य आरंभ। 1200 से 1250 इथियोपिया में ईसाई चर्चों की स्थापना। पश्चिमी अफ्रीका माली राज्य टिम्बकटू एक शिक्षा के केंद्र के रूप में। संवेदना और सादगी पर बल देते हुए आरसीसी के सेंट फ्रांसिसी द एक मठ संगठन की स्थापना। मैग्ना कार्टा पर हस्ताक्षर करने वाले राजा के विरुद्ध इंग्लैंड के लॉर्ड्स का विद्रोह। राजा कानून के अनुसार शासन करने में सहमत। ऑस्ट्रिया में 1918 तक राज्य करने वाले हैब्सबर्ग वंश की स्थापना। 1250 से 1300 तक के बीच विश्व इतिहास के कुछ विषय। एशिया और दक्षिण एशिया। चीन में हान साम्राज्य। एशिया से यूरोप तक का रेशम मार्ग का विकास। 100 से 150 शक और पहले एशिया के बारे में ही पढ़ लेते हैं। ईस्वी तक रोमन साम्राज्य एवं प्रांत जूडिया में ईसा अरब पर रोमन आक्रमण। 100 से 150 के बीच चीन में कागज का आविष्कार। 118 प्रथम भूकंप लेखी का निर्माण। 132 200 से 250 हान साम्राज्य का अंत। फ्रांस में ससासनियों का राज्य। 200 राजमहल में चाय चीनी चुंबकीय कुतुबनुमा का प्रयोग। चीन में 270 चीनियों द्वारा घुड़सवारी करते वक्त रकाब का प्रयोग हुआ। 300 से 350 के बीच 500 से 550 से 600 के बीच जापान में बौद्ध धर्म का आगमन हुआ था। चीन में अनाज के आवागमन के लिए 34 वर्षों में इतने सैनिकों की मदद द्वारा ग्रैंड कैनाल का निर्माण हुआ था। 600 से 650 चीन में तांग वंश हजरत मोहम्मद का मदीना की ओर प्रस्थान। हिजरी युग का आरंभ। ससानी साम्राज्य का पतन। 642 650 से 700 उम्मय्या खिलाफत।
700 से 750 उम्यता की एक शासन स्पेन द्वारा विजय, चीन में तांग वंश की स्थापना 750 से 800, अब्बासी खिलाफत की स्थापना और बगदाद में एक मुख्य सांस्कृतिक व वाणिज्यिक केंद्र बना 800 से 850, कंबोडिया में खामेर राज्य की स्थापना, प्रथम मुद्रित पुस्तक चीन में कागजी मुद्रा का प्रयोग 1000 से 1150। एक फारसी डॉक्टर चिकित्सा के ऊपर एक पुस्तक लिखता जिसका अनुसरण सदियों तक किया जाता है 1050 से 1100। अल्प अरसलान द्वारा तुर्की साम्राज्य की स्थापना 1100 से 50 तक। चीन में आतिशबाजी के प्रदर्शन का पहला लिखित विवरण 1150 से 1200। कंबोडिया का अंकोर मंदिर साम्राज्य अपनी चरम सीमा पर 1180। अंकोर वाट में मंदिर प्रांगण 1200 से 50 तक। चंगेज खान द्वारा सत्ता को दृढ़ करना 1206 में 1250 से 1300। चंगेज खान का पोता कुबलई खान चीन का सम्राट बनता है। शक और बख्शी यूनानियों द्वारा पश्चिम में राज्यों की स्थापना, दक्कन में सातवाहन वंश का उदय। दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया और यूरोप में बढ़ता व्यापार। उत्तर पश्चिम मध्य एशिया कुषाण राज्य की स्थापना, गुप्त वंश की स्थापना 320 में। फाहियान चीन से भारत आया 399 में। आर्यभट्ट खगोलीय और गणितज्ञ। एहोल और बादामी में चालुक्य मंदिरों की स्थापना हुई थी 550 से 600 के बीच में। जांग का चीन भारत की ओर प्रस्थान, नालंदा का शिक्षा में एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में उदय। अरबों की सिंध पर विजय 712। मोहम्मद गजनी उत्तर पश्चिमी पर आक्रमण। अलबरूनी की आगमन। तंजौर में राजेश्वर मंदिर का निर्माण। कलहन द्वारा राजतंगनी की रचना हुई थी। दिल्ली सल्तनत की स्थापना 1206 में। अमीर खुसरो 1253 से 1325 ने कविता और संगीत के नए रूपों में शुरुआत की। कोणार्क का सूर्य मंदिर। अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया प्रांत 300 से 350। मैक्सिको टियोटिहुकान नगर राज्य की स्थापना। माया के अनुष्ठान केंद्रित खगोल शास्त्र का विज्ञान। त्रिमय लिपि क्रियाकलाप छोड़िए, आगे बढ़ते हैं। 950 से 1000 के बीच में उत्तर अमेरिका में प्रथम नगर का निर्माण। लगभग पॉलिनेशियाई में मोरी मार्ग निर्देशन द्वारा न्यूजीलैंड की खोज 1050 से 1100। पॉलिनेशिया के द्वीपों में शकरकंद की पैदावार, मूलतः दक्षिण अमेरिका में। 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य। रोमन साम्राज्य दूर दूर तक फैला हुआ था। इसके विशाल राज्य क्षेत्र में आज का अधिकांश यूरोप, ऊर्ध्वर अर्धचंद्राकार क्षेत्र यानी पश्चिमी एशिया तथा उत्तरी अफ्रीका का बहुत बड़ा हिस्सा शामिल है। इस अध्याय में हम यह देखने का प्रयत्न करेंगे कि राज्य का संगठन कैसे हुआ, किन किन राजनीतिक ताकतों ने इसके भाग्य को बनाया संवारा और इस साम्राज्य के लोग किन किन सामाजिक समूहों में विभाजित थे। आप देखेंगे कि यह साम्राज्य अनेक स्थानीय संस्कृतियों तथा भाषाओं के वैभव से संपन्न था। वहाँ स्त्रियों की कानूनी स्थिति काफ़ी सुदृढ़ थी। वैसी स्थिति आज के अनेक देशों में भी देखने को नहीं मिलती, लेकिन वहाँ की अर्थव्यवस्था बहुत कुछ दास श्रम के बल पर चलती है, जिस वजह से जनता का अच्छा खासा भाग स्वतंत्रता से वंचित रह जाता था। 5वीं शताब्दी और उसके बाद के समय में के पश्चात साम्राज्य छिन्न भिन्न हो गया, लेकिन अपने पूर्वी आधे भाग में अखंड और अत्यंत समृद्ध बना रहा। अगले अध्याय में आप खिलाफत के बारे में पढ़ेंगे। खिलाफत इस समृद्धि की नींव पर स्थापित हुआ और उसने इसकी शहरी और धार्मिक परंपराओं को विरासत में प्राप्त किया। रोम में इतिहासकारों के पास स्रोत सामग्री का विशाल भंडार है। इस संपूर्ण स्रोत सामग्री को 3 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। पाठ्य सामग्री, प्रलेख या दस्तावेज और भौतिक अवशेष। पाठ्य स्रोतों में शामिल है समकालीन व्यक्तियों का लिखा गया उस काल का इतिहास जिसे
वर्ष वृत्तांत एनल्स कहा जाता है, एनल्स, क्योंकि ये वृत्तांत प्रतिवर्ष लिखे जाते थे। पत्र, व्याख्यान, प्रवचन, कानून आदि दस्तावेजी स्रोत मुख्य रूप से उत्कीर्ण अभिलेखों या पेपोइस, पेड़ के पत्तों आदि पर लिखी गई पांडुलिपियों के रूप में मिलते हैं। उत्कीर्ण अभिलेख आमतौर पर पत्थर की शिलाओं पर खोदे जाते हैं, इसलिए वे नष्ट नहीं हुए और बहुत बड़ी मात्रा में यूनानी और लातीनी में पाए गए। पेपाइस एक सरकंडा जैसा पौधा था जो मिस्र में नील नदी के किनारे उगा करता था और उसी से लेखन सामग्री तैयार की जाती थी। रोज़मर्रा की जिंदगी इसका व्यापक इस्तेमाल किया जाता था। हजारों की संख्या में संविदा पत्र, लेख, संवाद पत्र और सरकारी दस्तावेज आज भी पेपाइस पत्र पर लिखे हुए पाए गए हैं और पेपारोलॉजिस्ट यानी पेपाइस शास्त्री कहे जाने वाले विद्वानों द्वारा प्रकाशित किए गए हैं। भौतिक अवशेषों में अनेक प्रकार की चीज़ें शामिल हैं जो मुख्य रूप से पुरातत्वविदों को खुदाई और क्षेत्र सर्वेक्षण आदि के जरिए अपनी खोज में मिलती है, जैसे इमारतें, स्मारक और अन्य प्रकार की संरचनाएं, मिट्टी के बर्तन, सिक्के, पच्चाकारी का सामना, यहाँ तक कि संपूर्ण दृश्य जैसे हवाई छायांकन द्वारा प्राप्त। इसमें से प्रत्येक स्रोत हमें अतीत के बारे में एक प्रकार की जानकारी देते हैं। इन जानकारियों को मिलाकर देखना अत्यंत उपयोगी हो सकता है, लेकिन कितनी अच्छी तरह से इतिहासकार इन स्रोतों के तथ्यों के अंतर्संबंध बनाता है, इसकी कुशलता पर निर्भर करता है। पेपाइरस पत्र का चित्र। ईसा मसीह के जन्म से लेकर 7वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में 630 ईस्वी तक की अवधि में अधिकांश यूरोप, उत्तरी अफ्रीका और मध्य पूर्व तक विशाल क्षेत्र में दो सशक्त साम्राज्यों में शासन था। ये दो साम्राज्य रोम और ईरान थे। रोम तथा ईरान के लोग आपस में प्रतिद्वंदी थे और अपने इतिहास के अधिकांश काल में वे आपस में लड़ते रहते थे। उसके साम्राज्य एक दूसरे के बिल्कुल पास थे। उन्हें भूमि की एक संकरी पट्टी जिसके किनारे फरात नदी बहा करती थी अलग करती थी। इस अध्याय में हम रोम के साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे, मगर कहीं कहीं प्रसंगवत रोम में प्रतिद्वंदी ईरान का भी उल्लेख करते रहेंगे। यदि आप नीचे दिए गए मानचित्र पर नज़र डालें तो देखेंगे कि यूरोप और अफ्रीका में महाद्वीप एक समुद्र द्वारा एक दूसरे को अलग किए हुए है, जो पश्चिम में स्पेन से लेकर पूर्व में सीरिया तक फैला हुआ है। इस समुद्र को भूमध्य सागर कहा जाता है और यह इस दिनों रोमन साम्राज्य का हृदय था। रोम का भूमध्य सागर और उत्तर तथा दक्षिण में दोनों दिशाओं में सागर की आसपास स्थित सभी प्रदेशों में प्रभुत्व थी। उत्तर में साम्राज्य की सीमा का निर्धारण दो महान नदियों राइन और डैन्यूब से होता था और दक्षिणी सीमा सहारा नाम की अतिवृत्त रेगिस्तानों से बनी थी। इस प्रकार अटलांटिक महासागर, हिस्पेनिया और बेटिका, पिरेनीज पर्वत श्रेणी, गॉल, एक्वितानिया, राइन नदी, एल्प्स, डैन्यूब नदी, कार्पेथियन पर्वत श्रेणी, काला सागर, मकदूनिया, कस्तूनतुनिया, एसीपस, भूमध्य सागर के आसपास का क्षेत्र, टर्जियन, मोरक्को, एटलस पर्वत श्रेणी, नुमादिया, अफ्रीका, प्रोकॉन्सुलेरिस, त्रिपोलितानिया, ट्यूनीशिया, कार्थाज, रोम, नेपल्स सागर, टिथेरियन सागर, सिसिली, कोपेनिया, हिप्पोनियम, आयोनियन सागर, एगियन सागर, काइरिनेशिया, सिकंदरिया, मिस्र, फ्यूस, नील दर्पण, लाल सागर, दशमिक, सहारा मरुस्थल। इस अत्यंत विस्तृत क्षेत्र में रोम साम्राज्य फैला हुआ था। दूसरी ओर कैस्पियन सागर के दक्षिण के पूर्वी अरब तक समूचा इलाका और कभी कभी अफ्रीका के कुछ हिस्से भी ईरान के नियंत्रण में थे। इन दो महाशक्तियों ने दुनिया के उस अधिकांश भाग को आपस में बांट रखा था जिसे चीन, लोंगता चीन, बृहद चीन का मोटे और पश्चिम कहा करते थे।
साम्राज्य का आरंभिक काल। रोमन साम्राज्य को मोटे तौर पर दो चरणों में बांटा जा सकता है, जिसे पूर्ववर्ती और परवर्ती चरण कह सकते हैं। इन दोनों चरणों के बीच तीसरी शताब्दी का समय आता है, जो उन्हें दो ऐतिहासिक भागों में विभाजित करता है। दूसरे शब्दों में कहते हैं कि तीसरी शताब्दी में मुख्य भाग तक ही संपूर्ण अवधि को पूर्ववर्ती साम्राज्य और उसके बाद ही अवधि को परवर्ती साम्राज्य कहा जा सकता है। दो महाशक्तियों तथा उनसे संबंधित साम्राज्यों में एक बड़ा अंतर था कि वह रोमन साम्राज्य सांस्कृतिक दृष्टि से ईरान की तुलना में कहीं अधिक विविधतापूर्ण था। इसी अवधि के दौरान पार्थियाई तथा बाद में ससानी राजवंशों ने ईरान पर शासन किया। जिन लोगों पर शासन हुआ उनमें अधिकतर ईरानी थे। इसके विपरीत रोमन साम्राज्य ऐसे क्षेत्रों तथा संस्कृतियों का एक मिला जुला रूप था जो कि मुख्यतः सरकार की एक साझी प्रणाली द्वारा एक दूसरे के साथ जुड़े हुए थे। साम्राज्य में अनेक भाषाएं बोली जाती थी, लेकिन प्रशासन के प्रयोजन हेतु लातीनी तथा यूनानी भाषाओं का प्रयोग होता था। पूर्वी भाग में उच्चतर वर्ग यूनानी भाषा और पश्चिमी भाग के लोग लातीनी भाषा बोलते थे, लिखते थे, और इन दोनों भाषाओं के बीच की समय रेखा भूमध्य सागर को चीरती हुई उस पार अफ्रीकी प्रांत त्रिपोलितानिया, जो कि लातीनी भाषा था, और साइरेनाइका यूनानी भाषा के बीच से जाती थी। जो लोग साम्राज्य में रहते थे वे सभी एकमात्र शासक यानी सम्राट ही प्रजा थे, चाहे वे कहीं भी रहते हों, कोई भी भाषा बोलते हों। प्रथम सम्राट ऑगस्टस ने 27 ईसा पूर्व में जो राज्य स्थापित किया था उसे प्रिंसिपेट कहा जाता था। यद्यपि ऑगस्टस एक छत्र शासक और सत्ता का वास्तविक स्रोत था, तथापि इस कल्पना को जीवित रखा गया कि वह केवल एक प्रमुख नागरिक लातीनी भाषा में प्रिंसेपस था, निरंकुश शासक नहीं था। ऐसा सेनेट को सम्मान प्राप्त करने के लिए किया जाता था। सेनेट वह निकाय था जिसने उन दिनों, जब रोम एक रिपब्लिक यानी गणतंत्र था, सत्ता पर अपना नियंत्रण रखा। रोम में सेनेट नामक संस्था का अस्तित्व कई शताब्दियों तक रहा। वह एक ऐसी संस्था थी जिसमें कुलीन एवं अभिजात वर्ग यानी मुख्यतः रोम के धनी परिवारों का प्रतिनिधित्व था। लेकिन आगे चलकर उसके इतालवी मूल में जमींदारों को शामिल कर लिया गया। रोम इतिहास की अधिकांश पुस्तकें आज यूनानी तथा लातीनी में ज़्यादातर लिखी मिलती है, इन्हीं लोगों द्वारा लिखी गई थी। इन पुस्तकों से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि सम्राटों का परख इस बात से की जाती थी कि वे सेनेट के प्रति किस तरह का व्यवहार रखते हैं। सबसे बुरे सम्राट वे माने जाते थे जो सेनेट के सदस्यों के प्रति शत्रुतापूर्ण व्यवहार करते थे और उनको शकों की नज़र से देखा जाता था, या फिर उनके साथ क्रूरता व हिंसा करते थे। कई सेनेटर गणतंत्र युग में लौटने के लिए तरसते थे। कुछ अधिकतर सेनेटरों को यह एहसास हो गया कि यह असंभव है। सम्राट और सेनेटर के बाद साम्राज्य शासन की एक अन्य प्रमुख संस्था सेना थी। फारस के साम्राज्य में बलात् भर्ती वाली सेना थी, लेकिन रोमन की सेना एक व्यावसायिक सेना थी जिसमें प्रत्येक सैनिक को वेतन दिया जाता था और न्यूनतम 25 वर्ष तक सेवा करनी पड़ती थी। एक वेतनभोगी सेना का होना निस्संदेह रोमन साम्राज्य की अपनी एक खास विशेषता थी। सेना साम्राज्य में सबसे बड़े एकल संगठित निकाय था, जिसकी चौथी शताब्दी तक 6 लाख सैनिक थे और उसके पास निश्चित रूप से सम्राटों का भाग्य निर्धारित करने की शक्ति थी। सैनिक बेहतर वेतन। बलात् क्या होता है? भर्ती वाली सेना वह होती है जिससे कुछ वर्गों का समूह के वयस्क पुरुषों को अनिवार्य रूप से सैनिक सेवा करनी पड़ती है। इस साम्राज्य में गणतंत्र रिपब्लिक की एक ऐसी शासन व्यवस्था थी जिसमें वास्तविक सत्ता सेनेट नाम का निकाय में निहित थी। सेनेट में धनवान परिवारों का एक छोटा सा समूह बोलबाला रहता था, जिसे अभिजात कहा जाता था। व्यावहारिक तौर पर गणतंत्र अभिजात वर्ग की सरकार का शासन सेनेट नाम संस्था के माध्यम से चलता था। गणतंत्र 509 ईसा पूर्व के 27 ईसा पूर्व तक चला, लेकिन 27 ईसा पूर्व में
जूलियस सीजर के दंतक पुत्र तथा उत्तराधिकारी ऑक्टेवियन ने उसका तख्ता पलट दिया और सत्ता अपने हाथ में ले ली और ऑगस्टस नाम से रोम का सम्राट बन बैठा। सेनेट की सदस्यता जीवन भर चलती थी और उसके लिए जन्म की अपेक्षा धन और पद प्रतिष्ठा को अधिक महत्व दिया जाता था। तीनों महाद्वीप में फैला हुआ साम्राज्य। रोम के फोरम जूलियम की दुकानें। पुराने रोमन फोरम के विस्तार के लिए 51 ईस्वी पूर्व के बाद स्तंभों वाले इस चौक पियाजा को बनाया गया। गृहयुद्ध दूसरे देशों से संघर्ष के ठीक विपरीत अपने ही देश में सत्ता हासिल करने के लिए किया गया सशस्त्र संघर्ष है गृहयुद्ध। और सेवा शर्तों के लिए लगातार आंदोलन करते रहते थे। यदि सैनिक अपने सेनापतियों और यहाँ तक कि सम्राट द्वारा निराश महसूस करते थे तो वे आंदोलन प्रायः सैनिक विद्रोह का रूप ले लेते थे। यह भी ध्यान रहे कि रोम सेना की जो तस्वीर हमारे सामने पेश की गई है वह उन इतिहासकारों द्वारा तैयार की गई है जो सेनेट के प्रति सहानुभूति रखते थे। सेनेट सेना से घृणा करती थी और उससे डरती थी क्योंकि वह प्रायः अप्रत्याशित हिंसा का स्रोत थी, विशेष रूप से 30वीं शताब्दी की तनावपूर्ण परिस्थितियों में जब सरकार को अपने बढ़ते हुए सैन्य खर्चों को पूरा करने के लिए भारी लगान पड़े थे। संक्षेप में, सम्राट, अभिजात वर्ग और सेना सम्राट के राजनीतिक इतिहास में 3 मुख्य खिलाड़ी थे। अलग अलग सम्राटों की सफलता इस बात पर निर्भर करती थी कि वे सेना पर कितना नियंत्रण रख पाते हैं, और जब सेनाएं विभाजित हो जाती हैं तो इसका परिणाम सामान्यतः गृह युद्ध होता है। एक ऐसा 69 ईस्वी को छोड़कर जब एक के बाद एक कुल मिलाकर 4 सम्राट गद्दी पर बैठे तो पहली 2 शताब्दियों में कोई गृह युद्ध नहीं हुआ और अपेक्षाकृत शांति बनी रही। सिंहासन यथावत पारिवारिक वंशाक्रम पर आधारित था। पिता का राज्य पुत्र को मिलना, चाहे वह नैसर्गिक या अथवा ग्रहण किया हुआ हो। आधिकारिक दंतक और सेना भी इस सिद्धांत को पूरी तरह से मानती थी। उदाहरण टिबेरियस 1437 ईस्वी को जो रोमन साम्राज्य की लंबी कतारों में दूसरा प्रिंसिपेट की स्थापना करने वाला ऑगस्टस का अपना पुत्र नहीं था, किंतु सत्ता का सहज परिवर्तन सुनिश्चित करने के लिए ऑगस्टस ने उसे गोद ले लिया था। प्रथम 2 शताब्दियों में अन्य देशों के साथ युद्ध भी कम हुए। ऑगस्टस ने टिबेरियस द्वारा प्राप्त किया गया साम्राज्य पहले से ही इतना लंबा चौड़ा किया कि उसमें अधिक विस्तार करना अनावश्यक प्रतीत होता था। वास्तव में ऑगस्टस का शासन काल शांति के लिए याद किया जाता है, क्योंकि इस शांति का आगमन दशकों तक चलने आंतरिक संघर्ष और सदियों की सैन्य विजय के पश्चात था। साम्राज्य के प्रारंभिक विस्तार में एकमात्र अभियान सम्राट त्राजन ने 113 से 17 ईस्वी में चलाया, जिसके द्वारा उसने फरात नदी पार के क्षेत्र पर निरर्थक कब्जा कर लिया था, लेकिन उसे अधिकारियों ने उस नियंत्रण को छोड़ दिया। सम्राट त्राजन का स्वप्न, भारत की विजय। तत्पश्चात भयंकर भूकंप पीड़ित एंटीओक में सर्दियों के बाद 116 से त्राजन फरात नदी के रास्ते आगे की ओर बढ़ता हुआ पार्थियन की राजधानी टेथिफुन तक चला गया और फिर वहां फ्रांस की खाड़ी के सिरे तक पहुंच गया। इतिहासकार कैसियस डियो के अनुसार वहां पर वह भारत की ओर जाने वाले किसी वाणिज्यिक पोत की लालायित नज़रों से देख रहा था और चाह रहा था कि काश वह सिकंदर जैसा जवान होता। स्रोत फर्गस मिलर दी। निकटवर्ती पूर्व। रोमन साम्राज्य का भूमध्य सागरीय क्षेत्र में रहने वाले लोगों की दृष्टि से निकटवर्ती पूर्व का मतलब था भूमध्य सागर के बिल्कुल पूर्व का इलाका, मुख्य रूप से सीरिया और फिलिस्तीन और मेसोपोटामिया के प्रांत जो रोमन साम्राज्य के हिस्से थे, और मोटे तौर पर आसपास के क्षेत्र जैसे अरब। ये स्थानीय राज्य थे जो रोमन के आश्रित थे। रोम को भरोसा था कि ये शासक अपनी सेनाओं का प्रयोग रोम के समर्थन में करेंगे और बदले में रोम उनका अस्तित्व स्वीकार कर लेगा। नाइमरस के पास पान दू गॉड फ्रांस प्रथम सदी रोम की
इंजीनियरों ने 3 महाद्वीप पार पानी ले जाने की एक विशाल जल सेतुए का निर्माण किया। इस काल की एक विशेष उपलब्धि यह रही कि रोमन साम्राज्य के प्रत्यक्ष शासन का क्रमिक रूप से काफ़ी विस्तार हुआ। इसके अनेक आश्रित राज्यों को रोम के प्रांतीय राज्य में मिला लिया गया। निकटती पूर्व ऐसे राज्यों से भरा था लेकिन दूसरी शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों जो राज्य फरात नदी के पश्चिम रोम राज्य के क्षेत्र की ओर पड़ते थे उन्हें भी रोम द्वारा हड़प लिया गया। प्रशासनिक तौर पर उल्लेखनीय कि ये राज्य अत्यंत समृद्ध। उदाहरण के लिए हेरोड के राज्य में प्रति वर्ष 54 लाख दिनारिस 1,25,000 किलोग्राम सोने के बराबर आमदनी होती थी। दिनारिस रोम का एक चांदी का सिक्का होता था जिसे लगभग 4.5 ग्राम विशुद्ध चांदी होती थी। वास्तव में इटली के सिवाय उन शताब्दियों में प्रांत नहीं माना जाता था। साम्राज्य के सभी क्षेत्र प्रांतों में बटे हुए थे और उनसे कर वसूला जाता था। दूसरी शताब्दी में जब रोम अपने चरमोत्कर्ष पर था, रोमन साम्राज्य स्कॉटलैंड से आर्मेनिया की सीमाओं तक अपने सहारा से फरात और कभी कभी उससे भी आगे तक फैला हुआ था। यह सच है कि उन दिनों शासन व्यवस्था को चलाने के लिए उनकी सहायता आज जैसी कोई सरकार नहीं थी। तो फिर यह प्रश्न उठता है कि सम्राटों के लिए इतने लंबे चौड़े और तरह तरह के इलाकों पर नियंत्रण रख पाना कैसे संभव हुआ, जिसकी आबादी दूसरी शताब्दी के मध्य लगभग 6 करोड़ तक पहुंच गई। इस प्रश्न का उत्तर साम्राज्य के शहरीकरण में खोजा जा सकता है। संपूर्ण साम्राज्य में दूर दूर तक अनेक नगर स्थापित किए गए थे जिनके माध्यम से समस्त साम्राज्य पर नियंत्रण रखा जाता था। भूमध्य सागर में तटों पर स्थापित बड़े शहरी केंद्र कार्थेज, सिकंदरिया, एंटीओक इनमें सबसे बड़े थे। साम्राज्यिक प्रणाली मूल आधार था कि इन्हीं शहरों के माध्यम से सरकार प्रांतीय ग्रामीण क्षेत्रों पर कर लगाने में असफल हो पाती थी, जिनसे साम्राज्य को अधिकांश धन संपदा प्राप्त होती थी। इसका अर्थ यह हुआ कि स्थानीय उच्च वर्ग रोमन साम्राज्य को कर वसूली और अपने क्षेत्र में प्रशासन करने कार्य में सक्रिय सहायता देने एवं इटली और अन्य प्रांतों के बीच सत्ता का आकस्मिक अंतर वास्तव में रोमन राजनीतिक इतिहास का एक अत्यंत रोचक पहलू रहा है। दूसरी और तीसरी शताब्दी के दौरान अधिकतर प्रशासक तथा सैन्य अफसर इसी उच्च प्रांतीय वर्गों में होते थे। इस प्रकार उनका एक नया सम्भ्रांत वर्ग गया जो सेनेट के सदस्यों की तुलना में कहीं अधिक शक्तिशाली था, क्योंकि उसे सम्राटों का समर्थन प्राप्त था। जैसे जैसे यह नया समूह उभर कर सामने आया, सम्राट गैलिनस 253 से 68 में सेनेटरों को सैनिक कमान से हटाकर इस नया वर्ग का उदय और सुदृढ़ बनाया गया। ऐसा कहा जाता है कि गैलिनस ने सेनेटरों को सेना में सेवा करने अथवा इस तक पहुंचने पर पाबंदी लगा दी थी ताकि साम्राज्य का नियंत्रण उसके हाथों में न जाए। संक्षेप में, पहली शताब्दी के बाद वाले वर्षों में और दूसरी शताब्दी के दौरान तथा तीसरी शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों में सेना तथा प्रशासन में अधिकाधिक लोग प्रांत के लिए जाने लगे, क्योंकि इन क्षेत्रों में लोगों को भी नागरिकता मिल चुकी थी और जो पहले से इटली तक ही सीमित थे। सेनेट पर काम करने से तीसरी शताब्दी तक इतावली मूल के लोगों का प्रभुत्व बना रहा, लेकिन बाद में प्रांतों के लिए सेनेटर बहुसंख्यक हो गया। इन प्रवृत्तियों से यह पता चलता है कि साम्राज्य में राजनीतिक तथा आर्थिक दोनों ही दृष्टियों से इटली का पतन होता चला गया और भूमध्य सागर के अपेक्षाकृत अधिक समृद्ध और शहरीकरण भागों जैसे स्पेन की दक्षिणी हिस्सों, अफ्रीकी और पूर्वी भागों में नए संभावित वर्गों का उदय हो रहा था। रोम के संदर्भ में नगर एक ऐसी शहरी केंद्र था जिसके अपने दंडनायक, मजिस्ट्रेट, नगर परिषद, सिटी काउंसिल और अपना एक सुनिश्चित राज्य क्षेत्र था, जिसमें अधिकाधिकृत क्षेत्र आने वाले कई ग्राम शामिल थे। इस प्रकार किसी भी शहर के अधिकतर क्षेत्र में कोई दूसरा शहर नहीं हो सकता था।
किंतु उसके तहत गांव लगभग हमेशा ही थे। आमतौर पर शाही अनुकंपा अथवा नाराजगी के कारण गांवों का दर्जा बढ़ कर शहरों का दर्जा और शहरों का गांव का दर्जा दिया जा सकता है। किसी शहर में रहने वाले लाभ यही था कि खाने की कमी और अकाल के दिनों में भी इसमें ग्रामीण इलाकों की तुलना में बेहतर सुविधाएं प्राप्त होने की संभावना रहती थी। डॉक्टर ग्लेन के अनुसार रोमन साम्राज्य का ग्रामीण क्षेत्रों के साथ बर्ताव कई प्रांतों में लगातार कई वर्षों पर पड़ रहे अकाल ने साधारण बुद्धि वाले आदमी को भी यह बता दिया कि लोगों में कुपोषण के कारण बीमारियां हो रही है। शहर में रह रहे लोगों का फसल कटाई से शीघ्र बाद अगले पूरे वर्ष के लिए पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्न अपने भंडारण में भर लेने का रिवाज था। सारा गेहूं, जौ, सेम तथा मसूर दालों का काफ़ी बड़ा हिस्सा शहरियों द्वारा ले जाने के बाद भी कई प्रकार के दालों किसानों के लिए बची रह जाती थी। सर्दियों के लिए जो कुछ बचा उसमें खा पीकर ख़त्म कर देना। पश्चात देहाती लोगों को बसंत ऋतु में स्वास्थ्यकर खाद्यों पर निर्भर रहना पड़ा। उन्होंने पेड़ों की टहनियों, छालों, जड़ें, झाड़ियाँ, धान, पेड़ पौधे और पत्ते खाकर किसी भी तरह अपने प्राणों को बचाकर रखा। सार्वजनिक स्नान गृह रोम के शहरी जीवन में एक खास विशेषता थी। जब एक ईरानी शासक ने जैसे स्नान गृहों को ईरान में शुरू करने का प्रयत्न किया तो उसे वहाँ के पुरोहित वर्ग में क्रोध का सामना करना पड़ा। जल एक पवित्र वस्तु और सार्वजनिक स्थान में उन्हें जल का अपवित्रीकरण दिखाया। शहरी लोगों को उच्च स्तर के मनोरंजन उपलब्ध थे। अर्थात एक कैलेंडर से हमें पता चलता है कि एक वर्ष के कम से कम 176 दिन वहाँ कोई न कोई मनोरंजन कार्यक्रम प्रदर्शन अवश्य होता था। रोमन छावनी विंडोनिसा आधुनिक स्विट्जरलैंड में एक रंगशाला प्रथम थी। इसका प्रयोग सैन्य कवायद और सैनिकों के मनोरंजन के आयोजित के लिए होता था। तीसरी शताब्दी का संकट यदि पहली और दूसरी शताब्दियाँ कुल मिलाकर समृद्धि तथा आर्थिक विस्तार की प्रकृति थी, तो तीसरी शताब्दी आंतरिक तनाव से पहले बड़े संकेत को लेकर सामने आई। 230 के दशक से साम्राज्य ने स्वयं के कई मोर्चों पर जूझता रहा। ईरान में 225 ईस्वी के अपेक्षाकृत एक अधिक कालक्रम वंश उभरा सामने आया। इस वंश के लोग स्वयं को ससानी कहते थे और केवल 15 वर्षों के भीतर यह तेजी से फरात की दिशा में फैल गया। तीन भाषाओं में खुदे एक प्रसिद्ध शिलालेख में ईरान के शासक शापुल प्रथम ने दावा किया कि उन्हें 60,000 रोमन सेना का सफाया कर दिया है और रोम साम्राज्य की पूर्वी राजधानी एंटिओक पर कब्जा कर लिया है। इसी बीच कई जर्मन मूल की जनजातियां अथवा राज्य समुदाय जिनमें प्रथम एल्मनाई, फ्रैंक और गोथ थे ने राइन तथा डैन्यूब नदी की सीमाओं की ओर बढ़ना शुरू कर दिया और 233 से 280 तक की समूच अवधि में उन प्रांतों की पूरी सीमा पर बार-बार आक्रमण हुए जो काला सागर से लेकर अल्प्स और दक्षिण जर्मनी तक फैले हुए थे। रोमन वासियों को डैन्यूब से आगे का क्षेत्र छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा, जबकि इस काल के सम्राट उन लोगों के विरुद्ध लगातार युद्ध कर रहे थे जिन्हें रोमन वासी विदेश बर्बर कहा करते थे, बारबेरियन। तीसरी शताब्दी में थोड़े थोड़े अंतर से अनेक सम्राट 37 वर्षों में 25 सम्राट सत्तासीन हुए और जो इस तथ्य का स्पष्ट सूचक थे कि अवधि की साम्राज्य को बेहद तनाव थी और स्थिति में गुजारना पड़ा। लिंग साक्षरता संस्कृति रोमन साम्राज्य की अपेक्षाकृत अधिक आधुनिक विशेषताओं में से एक विशेषता यह थी कि उन दिनों एकल परिवार न्यूक्लियर फैमिली का व्यापक रूप से चलना था। विषय पुत्र अपने पिता के परिवारों के साथ नहीं रहते थे और वयस्क भाई बहुत कम साझे परिवार में रहते थे। दूसरी ओर दासों को परिवार में सम्मिलित किया जाता था, क्योंकि रोमन वासियों के लिए परिवार की यही अवधारणा सामान्यतः गणतंत्र में परिवर्तित काल प्रथम शती ईस्वी तक विवाह का रूप ऐसा था कि
पत्नी अपने पति को अपनी संपत्ति हस्तांतरित नहीं किया करती थी, किंतु अपने पैतृक परिवार में वह अपने पूरे अधिकार बनाए रखती थी। महिला का दहेज वैवाहिक अवधि के दौरान उसके पति के पास चला जाता था, किंतु महिला अपने पिता के मुख्य उत्तराधिकारी बनी रहती थी और अपने पिता की मृत्यु होने पर उसकी संपत्ति की स्वतंत्र मालिक बन जाती थी। इस प्रकार रोमन की महिलाओं ने संपत्ति के स्वामित्व व संचालन के रूप में कानूनी अधिकार प्राप्त किया। दूसरे शब्दों में, कानून का अनुसार पति पत्नी को संयुक्त रूप से एक वित्तीय हस्ती नहीं बल्कि अलग अलग दो वित्तीय हस्तियां माना जाता था और पत्नी को पूर्ण वैधिक स्वतंत्रता प्राप्त थी। तलाक देना अपेक्षाकृत आसान था और इसके लिए पति अथवा पत्नी द्वारा केवल विवाह भंग करने के इरादे से सूचना देनी पड़ती ही काफ़ी थी। दूसरी ओर पुरुष 28 से 29, 30 से 32 की आयु में विवाह करते थे, जबकि लड़कियों की शादी 16 से 18 व 22 से 23 साल की उम्र में हो जाती थी। इसलिए पति और पत्नी के बीच आयु का अंतराल बना रहता था। इससे असमानता को कुछ बढ़ावा मिला होगा। विवाह आमतौर पर परिवार द्वारा नियोजित होते थे और इसमें कोई संदेह नहीं था कि महिलाओं पर उनके पति अक्सर हावी थे। महान कैथोलिक बिशप ऑगस्टीन, जिन्होंने अपने अधिकांश जीवन उत्तरी अफ्रीका के में बिताया था, लिखा है कि उनकी माता की उनके पिता द्वारा नियमित रूप से पिटाई की जाती थी और जिस से छोटे छोटे नगर में वे रहते थे वहाँ की अधिकांश पत्नियाँ इसी तरह पिटाई से अपने शरीर पर लगी खरोंच दिखाती रहती थी। अंततः पिताओं को अपने बच्चों पर अत्यधिक कानूनी नियंत्रण होता था, कभी कभी तो दिल दहला देने वाली सीमा तक। उदाहरण के लिए अवांछनीय बच्चों के मामले सेंट ऑगस्टीन 354 से 430 से 396 से उत्तरी अफ्रीका के हिप्पो नाम के नगर में बिशप थे। चर्च के बौद्धिक इतिहास में उसका उच्चतम स्थान था। बिशप लोग ईसाई समुदाय के अत्यंत महत्वपूर्ण व्यक्ति माने जाते थे और अक्सर वे बहुत शक्तिशाली होते थे। तीनों महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य। पढ़ने और लिखने का दैनिक प्रयोग प्राय छोटे मोटे संदर्भों में। इसमें एक सार्वजनिक मजाकिया विज्ञापन जो पोम्पेई की दीवार पर लगा है कहता है कि दीवार, तुम धन्य हो, अपनी ऊपर इतनी उबाऊ लिखावट का बोझ ढोते हुए भी तुम बरकरार खड़ी हो, भरभराकर गिरी नहीं। एडेसा में पच्चीकारी दूसरी सदी सीरिया के इस अभिलेख से पता चलता है कि यहाँ के लोग जो दिखाए गए हैं वे राजा अबगर की पत्नी तथा परिवार के सदस्य हैं। पोम्पेई एक मदिरा व्यापार की भोजन कक्षा कमरे की दीवारों पर मिथक पशु बनाए गए हैं। जिंदा रखने या मार डालने तक के कानून अधिकार प्राप्त थे। ऐसी जानकारी मिलती है कि कभी कभी पिता शिशुओं को मारने के लिए उन्हें ठंड में छोड़ देते थे। साक्षरता की स्थिति क्या थी? यह निश्चित है कि काम चलाऊ साक्षरता की दर साम्राज्य के विभिन्न राज्यों में काफ़ी अलग थी। उदाहरणार्थ पोम्पेई नगर में जो 79 ईस्वी ज्वालामुखी फटने से दफन हो गया था, इस बात का ठोस प्रमाण मिलता है कि वहाँ काम चलाऊ साक्षरता व्यापक रूप से विद्यमान थी। पोम्पेई की मुख्य गलियों की दीवारों पर अंकित विज्ञापन और समूचे शहर में अभिलेखन पाए गए हैं। इसके विपरीत मिस्र में आज भी सैकड़ों पैपायरिस बचे हैं जिन पर अत्यधिक औपचारिक दस्तावेज जैसे कि संविदा पत्र आदि लिखे हुए हैं। ये दस्तावेज आमतौर पर व्यावसायिक लिपिकों द्वारा लिखे जाते हैं। ये दस्तावेज अक्सर हमें यह बताते हैं कि अमुक व्यक्ति क अथवा ख पढ़ या लिख नहीं सकता, किंतु यहाँ की साक्षरता निश्चित रूप से कुछ वर्गों के लोगों की अपेक्षाकृत अधिक व्यापक थी, जैसे कि सैनिकों, फौजी अफसरों और संपदा प्रबंधों में। रोमन साम्राज्य में सांस्कृतिक विविधता कई रूपों में एवं स्तरों में दिखाई देती है, जैसे धार्मिक
दायों तथा स्थानीय देवी देवताओं की भरपूर विविधता, बोलचाल की अनेक भाषाएं, वेशभूषा की विविध शैलियाँ, तरह तरह के भोजन, सामाजिक संगठन, जनजातियाँ, अन्य, यहाँ तक कि उनकी वस्तुओं में अनेक रूप। आरामाइक निकटवर्ती पूर्व कम से कम फरात के पश्चिम का प्रमुख भाषा समूह था। मिस्र में कॉप्टिक, उत्तरी अफ्रीका में प्यूनिक तथा बर्बर और स्पेन तथा उत्तर पश्चिम में कौटिल्य भाषा में बोली जाती थी, परंतु उनमें बहुत सी भाषाई संस्कृतियाँ पूर्णतः मौखिक थी। वे कम से कम तब मौखिक रहीं जब तक उनके लिए एक लिपि का आविष्कार नहीं किया गया। उदाहरणार्थ अर्मीनियाई भाषा का लिखना भी बहुत देर बाद 5वीं शताब्दी में शुरू हुआ। हालांकि 3री शताब्दी के मध्य तक बाइबल का कॉप्टिक भाषा में अनुवाद हो चुका था। कई स्थानों पर लातीनी भाषा के प्रसार ने उन भाषाओं के लिखित रूप का स्थान ग्रहण कर लिया जिनका पहले से ही व्यापक प्रसार था। ऐसा विशेष रूप केल्टिक भाषा के साथ हुआ, जिसका लिखा जाना प्रथम शताब्दी के पश्चात बंद ही हो गया। आर्थिक विस्तार। साम्राज्य में बंदरगाहों, खादानों, ईंटों भट्टों, जैतून के तेल फैक्ट्रियों आदि की संख्या काफ़ी अधिक थी, जिनसे उनका आर्थिक आधारभूत ढांचा उनकी महत्वपूर्ण थी। गेहूँ, अंगूरी, शराब तथा जैतून का तेल मुख्य व्यापारिक मदें थी, जिसका अधिक मात्रा में उपयोग होता था, और ये मुख्यतः स्पेन, गैलिक प्रांतों, उत्तरी अफ्रीका, मिस्र तथा अपेक्षाकृत कम मात्रा में इटली की आदि थी। यहाँ तक कि फसलों के लिए सर्वोत्तम स्थिति उपलब्ध थी। शराब, जैतून का तेल तथा अन्य तरल पदार्थों की ढुलाई ऐसे मटकों तथा कंटेनरों में होती थी जिसमें एम्फोरा कहते हैं। इन मटकों के टूटे हुए टुकड़े बहुत बड़ी संख्या में अभी भी मौजूद हैं। उल्लेखनीय है कि रोम में मोटी टेस्टेनियो स्थल पर 5 करोड़ से अधिक मटकों के अवशेष पाए गए हैं। पुरातत्वविद इन टुकड़ों को ठीक से जोड़कर इन कंटेनरों को फिर से सही रूप देने और यह पता लगाने में सफल हुए हैं कि उनमें क्या क्या ले जाया जा सकता था। इसके अलावा प्राप्त वस्तुएं मिट्टी का भूमध्य सागरीय क्षेत्र उपलब्ध चिकनी मिट्टी के नमूनों के साथ मिलान करने पुरातत्व विज्ञान हमें उनके निर्माण स्थल के बारे में जानकारी देने में सफल हुए। इस प्रकार हम अब कुछ विश्वास के साथ एक उदाहरण के रूप में कह सकते हैं कि स्पेन में जैतून का तेल निकालने का उद्यम 140-160 के वर्षों में अपने चरमों का उत्कर्ष पर था। उन दिनों स्पेन में उत्पादित जैतून का तेल मुख्य रूप से ऐसे कंटेनरों में ले जाया जा सकता था जिन्हें ड्रेसल 20 कहते थे। इनका नाम यह हेनरिक ड्रेसल नामक पुरातत्वविद के नाम पर आधारित है, जिसने इस किस्म के कंटेनरों का रूप सुनिश्चित किया था। ड्रेसल 20 नाम के कंटेनरों के अवशेष भूमध्य सागरीय क्षेत्र में अनेक उत्खनन स्थलों पर पाए गए हैं, जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि स्पेन के जैतून के तेल का व्यापक प्रसार था। ऐसे साक्ष्य जो भिन्न भिन्न प्रकार के एम्फोरा पात्रों के अवशेष और उनके फ्रांस के दक्षिणी तट के पास पोतभंग पहली सदी में एम्फोरा इतावली, जिन पर फोंडी झील के निकट के उत्पादन की मोहरें लगी हुई है। मिलने की क्षमता के बल पर पुरातात्विकविद यह बता सकते हैं कि स्पेन के जैतून के तेल के उत्पादक अपनी इतावली प्रतिद्वंदियों के तेल के बाजार छीनने में सफल हुआ। ऐसा तभी संभव हुआ होगा जब स्पेन में उत्पादकों के अपेक्षाकृत कम कीमतों पर बेहतर गुणवत्ता वाला तेल बेचा होगा। दूसरे शब्दों में भिन्न भिन्न प्रकारों के जमींदार एवं उत्पादक अलग अलग वस्तुओं का बाजार हथियाने के लिए आपस में प्रतिस्पर्धा करते रहते थे। बाद में उत्तरी अफ्रीका के उत्पादकों ने स्पेन में जैतून के तेल के उत्पादों जैसे महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त कर लिया, और 3री तथा 4वीं शताब्दी के अधिकांश भागों में इसका उन क्षेत्र में बोलबाला रहा। फिर 425 ईस्वी के बाद पूर्व ने उत्तरी अफ्रीका के प्रभुत्व को तोड़ दिया। परिवर्तित 5वीं शताब्दी और 6ठी शताब्दी में एरिगन दक्षिण एशिया, माइनर तुर्की, सीरिया और फिलिस्तीन व्यापारी अंगूर, शराब
तथा जैतून के तेल प्रमुख निर्यातक बन गए, जबकि भूमध्य सागर में बाजारों में अफ्रीका में आने वाले कंटेनरों में अचानक कमी आ गई। इन प्रमुख गतिविधियों के साथ साथ अलग अलग प्रदेशों की समृद्धि उनकी वस्तुओं की गुणवत्ता और उनके उत्पादन तथा परिवहन की क्षमता के अनुसार अधिक या कम हो गई। साम्राज्य के अंतर्गत ऐसे बहुत से क्षेत्र आते हैं जो अपनी असाधारण उर्वरता के कारण बहुत प्रसिद्ध थे, जैसे इटली में कैम्पेनिया, सिसिली, मिस्र में फैयूम, गैलीली, बाइजैकिम, ट्यूनीशिया, दक्षिणी गौल जैसे जिसे गैलिया नोबोनेसिस कहते हैं तथा बाइटिका, दक्षिण स्पेन एस्ट्रेबो तथा पिलानी जैसे लेखकों के अनुसार ये सभी प्रदेश साम्राज्य के घनी आबादी वाले और सबसे धनी भागों में से कुछ थे। सबसे बढ़िया किस्म की अंगूर शराब कैम्पेनिया से आती थी। सिसिली और बाइजैकियम रोम में भारी मात्रा में गेहूं का निर्यात करते थे। गैलीली में गैलीली में गहन खेती की जाती थी। इतिहासकार जोसेफस ने लिखा है, प्रदेशवासियों ने जमीन के एक एक इंच टुकड़े पर खेती कर रखी है। और स्पेन का जैतून का तेल स्पेन के दक्षिण गुआडलक्विर नदी के किनारे के साथ साथ बसी अनेक जमींदारों फंडी से आता था। दूसरी ओर रोम क्षेत्र के अनेक बड़े बड़े हिस्से बहुत उन्नत क्षेत्र में थे। उदाहरण नुमिडिया, आधुनिक अल्जीरिया के देहाती क्षेत्र में ऋतु प्रवास व्यापक पैमाने पर होता था। चरवाहे तथा अर्धयायावर अपने साथ में अवन आकार की झोपड़ियाँ, जिन्हें मैपालिया कहते थे, उठाए इधर उधर घूमते रहते थे। लेकिन जब उत्तरी अफ्रीका में रोमन जागीरों का विस्तार हुआ तो वहाँ चरागाहों की संख्या भी भारी कमी आई और खानाबदोश चरवाहे भी आवाजाही से पहले अधिक नियंत्रित हो गए। स्पेन में भी उत्तरी क्षेत्र में बहुत कम विकसित था और इसमें अधिकतर केल्टिक भाषी किसानों की आबादी थी, जो पहाड़ों की चोटियों पर बसे गांवों में रहते थे। इन गांवों को कैस्टेला कहा जाता था। जब हम रोमन साम्राज्य के बारे में सोचने समझने का प्रयास करते तो हमें असमानताओं को कभी कभी भूलना चाहिए। हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि हम न मान बैठे हैं कि एक प्राचीन दुनिया थी, इसलिए उस समय के लोग सांस्कृतिक तथा आर्थिक जीवन की आदिम या पिछड़ा हुआ, लेकिन स्थिति के कुछ भी विपरीत थी। भूमध्य सागर के आसपास पानी की शक्ति का तरह तरह से इस्तेमाल किया जाता था। इस काल में जल शक्ति से मिले चलाने की प्रौद्योगिकी में खासी प्रगति थी। स्पेन की सोने और चांदी की खानों में जलाशय शक्ति की खुदाई की जाती थी और पहली तथा दूसरी शताब्दियों में बड़े बड़े औद्योगिक पैमाने पर इन खानों से खनिज निकाले जाते थे। उस समय उत्पादकता का स्तर इतना ऊंचा था कि 19वीं शताब्दी तक, यानी लगभग 1700 वर्ष के बाद भी ऐसे उत्पादन के स्तर देखने को नहीं मिले। उन समय सुगठित वाणिज्य और ऋतु प्रवास से तात्पर्य है ऊंचे पहाड़ों क्षेत्रों और नीचे के मैदानी इलाकों में भेड़ बकरियों द्वारा अन्य जानवरों को चराने के लिए चारागाहों की खोज में ग्वाले और चरवाहों का मौसम के अनुसार वार्षिक आवागमन। बैंकिंग व्यवस्था थी और धन का व्यापक रूप से प्रयोग होता था। इन सभी बातों से यह संकेत मिलता है कि हमें रोम की समुन्नत अर्थव्यवस्था को कम आंकने की प्रवृत्ति कितनी अधिक है। अब दास प्रथा और श्रम संबंधी मुद्दों पर विचार कर लेना प्रासंगिक होगा। दास प्रथा का व्यवहार, श्रमिकों पर नियंत्रण। दासों के प्रति व्यवहार। कुछ ही समय बाद शहर के शासक ल्यूसियस पेडेनियस सेकेंड्स का उसके एक दास ने कत्ल कर दिया। कत्ल के पश्चात पुराने रिवाजों के अनुसार यह आवश्यक था कि एक ही छत के नीचे रहने वाले प्रत्येक दास को फांसी दे दी जाए, परंतु बहुत से निर्दोष लोगों को बचाने के लिए भीड़ एकत्र हो गई और दंगे शुरू हो गए। सेनेट भवन को घेर लिया गया और हालांकि सेनेट भवन में अत्यधिक कठोरता का विरोध किया जा रहा था, परंतु अधिकांश सदस्यों ने परिवर्तन किए जाने का विरोध किया, जो
सेनेटर फांसी देने के पक्ष में थे उनकी बात मानी गई, परंतु पत्थर और जलती हुई मसालों के लिए भारी भीड़ ने इस आदेश को कार्यान्वित किए जाने से रोका। नीरो ने अभिलेख द्वारा इन लोगों को फटकार लगाई, उन सारे मामलों पर सेना लगा दी जहां सैनिकों के साथ दोषियों को फांसी पर चढ़ाने के लिए ले जाया जा रहा था। दास प्रथा गुलामों की संख्या बढ़ाने के लिए एक ऐसी प्रथा थी जिसके अंतर्गत दासियों और उनके मर्दों को अधिकतर बच्चे पैदा करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता था। उनके बच्चे भी आगे चलकर दास बनते थे। सामने के पृष्ठ में आरंभिक तीसरी शताब्दी चर्चल अल्जीरिया के पच्चीकारी यहाँ कृषि के उद्देश्य से ऊपर बीज बोना व हल चलाना, नीचे अंगूर के बागानों में काम करना। श्रमिकों पर नियंत्रण। भूमध्य सागर निकटवर्ती पूर्वी पश्चिम एशिया दोनों ही क्षेत्रों में दासता की जड़ें बहुत गहरी थी और चौथी शताब्दी में ईसाई धर्म के राज्य धर्म बनने के बाद भी इस गुलामी की प्रथा को कोई गंभीर चुनौती नहीं दी। इसका अर्थ यह नहीं है कि रोम की अर्थव्यवस्था में अधिकांश श्रम दासों द्वारा ही किया जाता था, तथापि यह बात गणतंत्रीय काल में इटली के मामले में सही हो सकती थी, जहां ऑगस्टस के शासनकाल में इटली की कुल 75 लाख की आबादी 30 लाख सदस्य थे, किंतु समग्र साम्राज्य में ऐसी स्थिति थी कि उन दिनों दासों को पूंजी निवेश की दृष्टि से देखा जाता था। कम से कम रोम में एक लेखक ने तो जमींदारों को ऐसी संदर्भों में गुलामों का इस्तेमाल न करने का सलाह दिया है जहां फसल की कटाई के लिए उनकी बहुत बड़ी संख्या की आवश्यकता हो अथवा जहां स्वास्थ्य को मलेरिया और बीमारियां जैसे नुकसान पहुंचाया जा सका हो। ऐसे विचारों के दासों के प्रति सहानुभूति पर नहीं बल्कि हिसाब किताब पर आधारित थे। एक और जहां उच्च वर्ग के लोग दासों के प्रति प्रायः क्रूरतापूर्वक व्यवहार करते थे, वहीं दूसरी ओर साधारण लोग उनके प्रति कई अधिक सहानुभूति रखते थे। नीरो के शासन काल में घटी एक प्रसिद्ध घटना के बारे में देखिए। एक इतिहासकार क्या कहता है, हाशिए पर बॉक्स में। जब पहली शताब्दी में शांति स्थापित करने के साथ साथ लड़ाई झगड़े कम हो गए तो दासों की आपूर्ति में कमी आने लगी और दास श्रम का प्रयोग करने वाले दास प्रजनन, स्लेव ब्रीडिंग अथवा वेतनभोगी मजदूरों जैसे विकल्पों का सहारा लेना पड़ा। वेतनभोगी मजदूर सस्ते तो पड़ते ही थे, उन्हें आसानी से छोड़ा और रखा जा सकता था। वास्तव में रोम की सरकारी निर्माण कार्यों पर स्पष्ट रूप से मुक्त श्रमिकों की व्यापक प्रयोग किया जाता था, क्योंकि दास श्रम का बहुतायत प्रयोग बहुत महंगा पड़ता था। भाड़े के मजदूरों के विपरीत गुलाम श्रमिकों को वर्ष भर रखने के भोजन देना पड़ता था और उनके अन्य खर्चे भी उठाने पड़ते थे, जिससे इन गुलामी श्रमिकों को रखने का लागत बढ़ जाती थी। इसलिए संभवतः बाद की अवधि में कृषि क्षेत्र में अधिक संख्या में गुलाम मजदूर नहीं रहे। कम से कम पूर्वी प्रदेशों में तो ऐसा ही हुआ। दूसरी ओर इन दासों और मुक्त व्यक्तियों ने, अर्थात एक ऐसे दास जिनको मालिकों से मुक्त कर दिया था, कि व्यापार प्रबंधकों के रूप में नियुक्त किया जाने लगा। यहाँ स्पष्टतः उनकी अधिक संख्या में आवश्यकता नहीं थी। मालिक अक्सर अपने गुलामों अथवा मुक्त हुए गुलामों को अपनी ओर से व्यापार चलाने के लिए पूंजी, यहाँ तक कि पूरा का पूरा कारोबार सौंप देते थे। रोमन कृषि विशेषज्ञ लेखकों के श्रम प्रतिबंध की ओर बहुत ध्यान दिया। दक्षिण स्पेन से आए पहली शताब्दी से लेकर कोलुमेला ने सिफारिश की थी कि जमींदारों को अपनी ज़रूरत से दुगुनी संख्या में उपकरण तथा औजारों का सुरक्षित भंडारण रखना चाहिए ताकि उत्पादन लगातार होता रहे, क्योंकि दास संबंधी श्रम समय की हानि ऐसे मदों की लागत से अधिक बैठती है। नियोक्ताओं की यह आम धारणा थी कि
कि निरीक्षण यानी देखभाल के बिना कभी भी कोई काम ठीक से नहीं कराया जा सकता। इसलिए मुक्त तथा दास दोनों प्रकार के श्रमिकों के लिए निरीक्षण शब्द सबसे महत्वपूर्ण पहलू था। निरीक्षण को सरल बनाने के लिए कामगारों को कभी कभी दो छोटे दलों में विभाजित कर दिया जाता था। कोलुमेला ने 10 श्रमिकों के समूह बनाने की सिफारिश की और यह दावा किया कि इन छोटे समूहों में यह बताना अपेक्षाकृत आसान होता है कि उनमें से कौन कौन काम कर रहा है और कौन कौन काम चोरी। इससे पता चलता है कि उन दिनों श्रम प्रबंधनों का विस्तार से विचार किया जाता है। वरिष्ठ प्लिनी का एक प्रसिद्ध प्रकृति विज्ञान के लेखक ने दास समूहों के प्रयोग की यह कहकर निंदा की कि यह उत्पादन और करने का सबसे खराब तरीका है, क्योंकि इस प्रकार अलग अलग समूहों में काम करने वाले दासों को आमतौर पर पैरों में जंजीर डालकर एक साथ रखा जाता था। ऐसे तरीके कठोर और क्रूर प्रतीत होते हैं, लेकिन यह याद रखना चाहिए कि आज विश्व में अधिकांश फैक्ट्रियां श्रम नियंत्रण में कुछ ऐसे ही सिद्धांत लागू करती है। वास्तव में रोमन साम्राज्य में कुछ औद्योगिक प्रतिष्ठान ने तो इससे भी अधिक कड़े नियम लागू कर रखे थे। वेस्टी प्लिनी ने सिकंदरिया की फ्रैंकिसेंस यानी सुगंधित राल की फैक्ट्रियों के हालात का वर्णन किया है, जहां उसके अनुसार कितनी ही कड़ी निरीक्षण रखो पर्याप्त प्रतीत नहीं होता है। कामगारों के एप्रनों पर एक सील लगा दी जाती है, उन्हें उनके सिर पर एक गहरी जाली वाला मास्क या नेट पहनना पड़ता है और उन्हें फैक्ट्री के बाहर जाने के लिए अपने सभी कपड़े उतारने पड़ते थे। कृषि श्रमिक अवश्य ही थके रहते होंगे और उन्हें नापसंद किया जाता होगा, क्योंकि 3री शताब्दी में एक राजा देश ने मिस्र के किसानों द्वारा अपने गांव छोड़कर जाने का उल्लेख किया, जिसमें यह कहा गया कि वे इसलिए गांव छोड़कर जा रहे थे ताकि उन्हें खेती के काम में न लगना पड़े। संभवतः यही बात अधिकांश फैक्ट्रियों और कारखानों पर लागू होती है। 398 में एक कानून में यह कहा गया कि कामगारों को दागा जाता था ताकि वे भागने और छिपने का प्रयत्न करें तो उन्हें पहचाना जा सके। कई निजी मालिक कामगारों के साथ ऋणी संविदा के रूप में करार लेते थे ताकि वे यह दावा कर सके कि उनके कर्मचारी कर्जदार है, और इस प्रकार वे अपने कामगारों पर कड़ा नियंत्रण रखते थे। 2री शताब्दी की प्रारंभिक अवधि का एक लेखक हमें बताता है कि हजारों श्रमिक गुलामों के काम करने के लिए आत्मसमर्पण करते थे, हालांकि वे मुक्त है। दूसरे शब्दों में बहुत से गरीब परिवारों ने तो जीवित रहने के लिए बहुबद्धता स्वीकार कर ली। हाल ही में खोजे गए ऑगस्टीन के पत्रों में एक पत्र से हमें यह जानकारी मिलती है कि कभी कभी माता पिता अपने बच्चों को 25 वर्ष के लिए बेचकर बंधुआ मजदूर बना देते थे। ऑगस्टीन ने एक बार अपने एक वकील मित्र से पूछा कि पिता की मृत्यु हो जाने पर क्या फ्रैंकिनसेंस, एक यूरोपीय नाम जो वास्तव में सुगंधित राल, उसका प्रयोग धूप, अगरबत्ती और इत्र बनाने के लिए किया जाता था। इसे बोस्वेलिया के पेड़ से प्राप्त किया जाता था। इस पेड़ के तने में बड़ा छेद कर इसके रस को बहने दिया जाता था और रस सूखने पर राल प्राप्त किया जाता था। फ्रैंकोनिस की सबसे उत्कृष्ट किस्म की राल अब प्रायद्वीप से आती है। यह विद्रोह जूडेया में रोम शासन के विरुद्ध हुआ था, जिसे रोमनवासियों ने यहूदी युद्ध कही जाने वाली लड़ाई में क्रूरतापूर्वक दबा दिया। अश्वरोही इक्वाइट्स
यह नाइट वर्क परंपरागत रूप से दूसरा सबसे अधिक शक्तिशाली और धनवान समूह था। मूल रूप से वे ऐसे परिवार थे जिनकी संपत्ति उन्हें घुड़सेना में भर्ती होने की औपचारिक योग्यता प्रदान करती थी, इसलिए इन्हें इक्वाइट्स कहा जाता था। सेनेटरों की तरह अधिकतर नाइट जमींदार होते थे, लेकिन सेनेटरों के विपरीत उनमें से कई लोग जहाज़ों के मालिक, व्यापारी और साहूकार बैंकरों भी होते थे, यानी वे व्यापारिक क्रियाकलापों में संलग्न थे। इन बच्चों को आज़ाद किया जा सकता था। ग्रामीण ऋणग्रस्तता और भी अधिक व्यापक थी। इसी कर्जदारी का एक उदाहरण इस घटना में मिलता है कि 66वीं ईस्वी में ज़बरदस्त यहूदी विद्रोह में क्रांतियों ने जनता का समर्थन प्राप्त करने के लिए साहूकारों के ऋण बॉन्ड नष्ट कर डाले। फिर भी हमें इस संबंध में सही स्थिति समझने के लिए पर्याप्त सावधानियां बरतनी चाहिए और सीधे इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंचना चाहिए कि अधिकतर श्रमिकों पर इस तरीकों में दबाव डाला जाता था। 5वीं शताब्दी के अंतिम वर्ष में सम्राट एनास्टेसियस ने ऊंची मजदूरी देकर समूचे पूर्व क्षेत्र में श्रमिकों को आकर्षित करने 3 सप्ताह के से भी कम करने के पूर्वी सीमांत क्षेत्र में दारा शहर का निर्माण किया। कुछ दस्तावेज पैपायरिस का बहुवचन से हम यह अनुमान भी लगा सकते हैं कि 6वीं शताब्दी तक भूमध्यसागरीय क्षेत्र में, विशेषकर पूर्वी भाग में, वेतनभोगी श्रमिक कितने अधिक फैल गए थे। सामाजिक श्रेणी। आइए अब हम और भी अधिक ब्यौरा न देकर साम्राज्य की सामाजिक संरचनाओं की जानकारी प्राप्त करने का प्रयत्न करें। इतिहासकार टैसिटस ने प्रारंभिक साम्राज्य में प्रमुख सामाजिक समूहों का वर्णन इस प्रकार किया है। सेनेटर पेटस, आर्थिक शब्द पिता। अश्वारोही वर्ग के प्रमुख सदस्य, जनता का सम्मानीय वर्ग जिनका संबंध महान घरानों से था। फुहर, निम्नतम वर्ग यानी कमीनकारू, प्लेब्स सोंडिडा, जो उनके अनुसार सर्कस और थिएटर तमाशे देखने के आदी थे। और अंततः दास। 3वीं शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों में सेनेट की सदस्य संख्या लगभग 1000 थी और कुल सेनेटों में लगभग आधे सेनेटर अभी भी इतावली परिवारों के थे। साम्राज्य के परवर्ती काल में, जो 4वीं शताब्दी के प्रारंभिक भाग में कॉन्स्टेंटाइन प्रथम शासनकाल के आरंभ में हुआ, टैसिटस द्वारा उल्लेखित पहले 2 समूह, सेनेटर और नाइट की अश्वारोही, एकीकृत होकर एक विस्तृत अभिजात वर्ग बन चुके थे और इनके कुल परिवारों में से कम आधे परिवार अफ्रीकी अथवा पूर्वी मूल के थे। यह परिवर्तित रोमन अभिजात वर्ग अत्यधिक धनवान था, किंतु कई तरीकों से यह विशुद्ध सैनिक भ्राता वर्ग के कम शक्तिशाली, जिनकी पृष्ठभूमि अधिकतर अभिजात वर्गीय नहीं थी। मध्यम वर्गों में अब नौकरशाही और सेना की सेवा जुड़े काम लोग शामिल थे, किंतु इसमें अपेक्षाकृत अधिक समृद्ध सौदागर और किसान भी शामिल थे, जिनमें बहुत से लोग पूर्वी प्रांतों में निवास करते थे। टैसिटस ने इन सम्मानीय मध्यम वर्ग का महीन सीनेट गृहों को आश्रित क्लाइंट्स के रूप में वर्गीकृत किया। मुख्य रूप से सरकारी सेवा और राज्य पर निर्भरता ही इस मध्यम वर्गीय परिवार का भरण पोषण करती थी। उसने ऊंचे भारी संख्या में निम्नतर वर्गों का एक विशाल समूह था, जिन्हें सामूहिक रूप से ह्यूमिलियोरिस यानी निम्नतम वर्ग कहा जाता था। इसमें ग्रामीण श्रमिक शामिल थे, जिसमें बहुत से लोग अस्थायी रूप से बड़ी जागीर में नियोजित थे। औद्योगिक और खनन प्रतिष्ठानों के कामगार, प्रवासी कामगार जो अनाज तथा जैतून की फसल कटाई और निर्माण उद्योग के लिए अधिकांश श्रम की पूर्ति करते हुए, स्वयं नियोजित शिल्पकार जो ऐसा
बताया जाता था कि मजदूर पाने वाले श्रमिकों की तुलना में बेहतर खाते पीते थे। बहुत बड़ी संख्या में कभी कभी काम करने वाले श्रमिक, विशेषकर बड़े शहरों और वस्तुतः हजारों गुलाम जो विशेष रूप से पश्चिमी साम्राज्य में पाए जाते थे। 5वीं शताब्दी में प्रारंभिक काल में एक इतिहासकार ओलिपियोडोरस ने एक राजदूत भी था, लिखा है कि रोम नगर में रहने वाले कुलीन परिवारों में उनकी संपदाओं में वार्षिक आय 400 पाउंड सोने के बराबर होती थी। इसमें से वह उपज शामिल नहीं थी जिसका उपभोग वह सीधे कर लेते थे। रोमन अभिजात वर्ग आमदनियाँ 5वीं शताब्दी के प्रारंभिक दशकों में। रोमन के ऊंचे घरानों में से प्रत्येक के पास अपने आप में वह सब कुछ मौजूद था। एक मध्यम आकार के शहर में हो सकता है एक घुड़दौड़ का मैदान, हिप्पोड्रोम, अनेक मंच, मंदिर, फव्वारे और विभिन्न प्रकार के स्नानागार। बहुत से रोमन परिवारों को अपनी संपत्ति से प्रतिवर्ष 4000 पाउंड सोने का आय प्राप्त होता था, जिससे अनाज, शराब और अन्य उपज शामिल नहीं थी। इन उपजों को बेचने पर सोने के प्राप्त 1/3 के बराबर आमदनी हो सकती थी। रोमन में द्वितीय श्रेणी के परिवारों की आय 1000 अथवा 1500 पाउंड सोना थी। परवर्ती साम्राज्य के प्रथम 3 शताब्दियों में प्रचलित चांदी आधारित मौद्रिक प्रणाली समाप्त हो गई, क्योंकि स्पेन को खानों से चांदी मिलना बंद हो गया था और सरकार के पास चांदी की मुद्रा के प्रचलन के लिए पर्याप्त चांदी नहीं रह गई थी। कॉन्स्टेंटाइन ने सोने पर आधारित नई मौद्रिक प्रणाली स्थापित की और परिवर्तित समूचे पूरा काल में इन मुद्राओं का भारी मात्रा में प्रचलन रहा। रोम साम्राज्य के परवर्ती काल में वहाँ की नौकरशाही के उच्च तथा मध्यम वर्ग अपेक्षाकृत बहुत धनी थे, क्योंकि उन्हें अपना वेतन सोने के रूप में मिलता था और वे अपनी आमदनी का बहुत बड़ा हिस्सा जमीनी पैसे परिसंपत्तियों पर खरीदने में लगाते थे। इसके अतिरिक्त साम्राज्य में भ्रष्टाचार बहुत फैला हुआ था, विशेष रूप से न्याय प्रणाली और सैन्य आपूर्तियों के प्रशासन में। उच्च अधिकारी और गवर्नर लूट, खसोट और लालच के लिए कुख्यात हो गए, लेकिन सरकार ने इस प्रकार के भ्रष्टाचारों को रोकने के लिए बारंबार हस्तक्षेप किया। इस संबंध में हमें पता इसलिए चलता है कि सरकार द्वारा अनेक कानून बनाए गए। साथ ही इतिहासविदों तथा अन्य बुद्धिजीवियों ने ऐसे भ्रष्ट कारनामों का खुलकर निंदा की। आलोचना का यह तत्व अभिजात एवं श्रेणी जगत की एक उल्लेखनीय विशेषता है। रोमन साम्राज्य तानाशाही पर आधारित था। वहाँ की असहमति या आलोचना को कभी कभार ही बर्दाश्त किया जाता था। आमतौर पर सरकार विरोध का उत्तर हिंसात्मक कार्रवाई देती थी, विशेष रूप से पूर्वी भारत के शहरों में, जहाँ लोग अक्सर निडर होकर सम्राटों का मजाक उड़ाया करते थे। तथापि 4वीं शताब्दी तक आते आते रोमन कानून में एक प्रबल परंपरा का उद्भव हो चुका था। उससे सर्वाधिक भयंकर सम्राटों पर भी अंकुश लगाने का काम किया। सम्राट लोग अपनी मनमानी नहीं कर सकते थे और नागरिक अधिकारों की रक्षा के लिए कानून की सक्रिय रूप से प्रयोग किया जाता था। इसलिए 4वीं शताब्दी के अंतिम दशकों में एम्ब्रोज जैसे शक्तिशाली बिशपों के लिए संभव हो पाया कि यदि सम्राट आम जनता के प्रति अत्यधिक कठोर और दमनकारी हो जाए तो ये बिशप भी उतनी ही अधिक शक्ति के साथ उनका मुकाबला कर सके। परवर्ती पूरा काल। इस अध्याय के अंत में हम रोमन साम्राज्य की अंतिम शताब्दियों, उसके सांस्कृतिक परिवर्तनों पर दृष्टिपात करेंगे। परवर्ती पुरातन शब्द का प्रयोग रोमन साम्राज्य के उद्भव, विकास और पतन के इतिहास की एक अंतिम दिलचस्प अवधि का वर्णन करने के लिए किया जाता है, जो मोटे तौर
पर चौथी से 7वीं सदी तक फैली हुई है। यहाँ तक कि चौथी शताब्दी स्वयं में अनेक सांस्कृतिक और आर्थिक हलचलों से परिपूर्ण थी। सांस्कृतिक अर्थ पर इस अवधि में लोगों के धार्मिक जीवन में अनेक महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए, जिनमें से एक था सम्राट कॉन्स्टेंटाइन द्वारा ईसाई धर्म को राजधर्म बना लेने का निर्णय, और दूसरा था 7वीं शताब्दी में इस्लाम का उदय। लेकिन राज्य में ढांचे में भी उतने ही महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। ये परिवर्तन सम्राट डायोक्लिनियस के समय से प्रारंभ हुए। सम्राट डायोक्लिनियस ने देखा कि साम्राज्य का विस्तार बहुत ज़्यादा हो चुका है और उसके अनेक प्रदेशों का सामरिक का आर्थिक दृष्टि से कोई महत्व नहीं है। इसलिए उसने उन हिस्सों को छोड़कर साम्राज्य को छोटा बना लिया। उनके साम्राज्य की सीमाओं पर किले बनवाए, प्रांतों का पुनर्गठन किया गया और सैनिक कार्यों को सैनिक कार्यों से अलग कर दिया। साथ ही उसने सेनापतियों को अधिक स्वायत्तता प्रदान की, जिससे ये सैन्य अधिकारी शक्तिशाली के रूप में उभर कर आए। सम्राट कॉन्स्टेंटाइन 313 ईस्वी की एक विशाल मूर्ति का हिस्सा। एकास्मक, इसका तात्पर्य एक बड़ी चट्टान का टुकड़ा होता है, परंतु इसका प्रयोग यहाँ पर मानव इकाइयों के लिए किया गया है। जब हम कहते हैं कि समाज अथवा संस्कृति एकास्मक है, तो उसका अर्थ है कि उसमें विविधता की कमी और उसमें आंतरिक एकरूपता है। ईसाईकरण उस प्रक्रिया को कहते हैं जिसके द्वारा ईसाई धर्म भिन्न भिन्न जन समूहों के बीच फैलाया गया और वहाँ की प्रमुख धर्म बना दिया। कॉन्स्टेंटाइन ने इसमें से कुछ परिवर्तनों को पुख्ता बनाया और अपनी ओर से कुछ परिवर्तन किए। इसके द्वारा मुख्य रूप से मौद्रिक क्षेत्र में कुछ नए परिवर्तन किए गए। उसने सॉलिडस नाम की एक नया सिक्का चलाया, 4.5 ग्राम शुद्ध सोने का बना हुआ था। यह सिक्का रोम साम्राज्य समाप्त होने के बाद भी चलता रहा। ये सॉलिडस सिक्के बहुत बड़े पैमाने पर ढाले जाते थे और लाखों करोड़ों की संख्या में चलन में थे। कॉन्स्टेंटाइन का एक अन्य नवाचार था एक दूसरी राजधानी कुस्तुंतनिया का निर्माण, जहां तुर्की में आजकल इस्तांबुल नगर बसा हुआ है। पहले से बाइजेंटाइन कहा जाता था। यह नई राजधानी 3 ओर से समुद्र से घिरी थी। चूँकि नई राजधानी के लिए सेनेट की जरूरत थी, इसलिए चौथी शताब्दी में शासक वर्गों को बड़ी तेजी से विस्तार हुआ। मौद्रिक स्थायित्व और बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण आर्थिक विकास में तेजी आई। पुरातत्वीय अभिलेखों से पता चलता है कि औद्योगिक प्रतिष्ठानों सहित ग्रामीण उद्योग धंधों में व्यापार के विकास में पर्याप्त मात्रा में पूंजी लगाई गई। इसमें तेल की मिलें और शीशे के कारखाने, पेंच की प्रेस के तहत पानी की मिलें जैसे नई प्रौद्योगिकी महत्वपूर्ण है। धन का इच्छा खासा निवेश पूर्व देशों के साथ लंबी दूरी के व्यापार में किया गया, जिसमें एक व्यापार का पुनरुत्थान हुआ। इन सभी के फलस्वरूप शहरी संपदा एवं समृद्धि में अत्यधिक वृद्धि हुई, जिससे स्थापत्य कला के नए विकास हुए और भोग विलास के साधनों में भरपूर तेजी आई। शासन करने वाले कुलीन पहले कहीं अधिक धन संपन्न और शक्तिशाली हो गए। मिस्र में परवर्ती शताब्दियों के पैपायरस पौधे के पत्ते पर लिखे हुए सैकड़ों दस्तावेज मिले हैं, जिससे यह पता चलता है कि तत्कालीन समाज अपेक्षाकृत अधिक खुशहाल था, जहां मुद्रा का व्यापक रूप से इस्तेमाल होता था और ग्रामीण संप्रदाय भारी मात्रा में सोने के रूप में
लाभ प्राप्त करती थी। उदाहरण के लिए 6ठी शताब्दी के दौरान जस्टिनियन ने शासनकाल में अनेक मिस्र प्रतिवर्ष 25 लाख सॉलिडस इतना पाउंड से अधिक धनराशि करों के रूप में देता था। निसंदेह पश्चिमी एशिया बड़े बड़े ग्रामीण इलाके 5वीं और 6ठी शताब्दियों में आज 20वीं शताब्दी की तुलना में अधिक विकसित और घने बसे हुए थे। इसी सामाजिक पृष्ठभूमि के आधार पर इस अवधि में आगे चलकर अनेक संस्कृतियां परिवर्तित हुई। यूनान और रोमन वासियों की पारंपरिक धार्मिक संस्कृति बहुदेववादी थी। ये लोग अनेक पथों एवं उपासना पद्धतियों में विश्वास रखते थे और जुपिटर, जूनो, मिनर्वा और मार्स जैसे अनेक रोमन, इतालवी देशों और यूनानियों की पूर्वी देवी देवताओं को पूरा किया करते थे। उसके लिए उन्होंने साम्राज्य भरे हजारों मंदिर, मठों और देवालय बनाए रखे थे। वे बहुदेववादी स्वयं को किसी एक नाम से नहीं पुकारते थे। रोमन साम्राज्य का एक अन्य बड़ा धर्म यहूदी धर्म था, लेकिन यहूदी धर्म एकात्मक यानी विविधता ही नहीं था, अर्थात परवर्ती पुराकाल में यहूदी धर्म में अनेक विविधताएं मौजूद थी। अतः 4ठी या 5वीं शताब्दियों में साम्राज्य में ईसाईकरण एक क्रमिक एवं जटिल प्रक्रिया के रूप में हुआ। बहुदेववाद विशेष रूप से पश्चिमी प्रांतों में आसानी से तुरंत गायब नहीं हुआ। हालांकि ईसाई धर्म प्रचारक वहां प्रचलित बहुदेववादी मत मान्यताओं तथा धार्मिक रीति रिवाजों का लगातार विरोध करते रहे। ईसाई जनसाधारण की तुलना में बहुदेववाद की निंदा करते रहे। 4ठी शताब्दी में भिन्न भिन्न धार्मिक समुदायों के बीच की सीमाएं इतनी कठोर एवं गहरी नहीं थी जितनी कि आगे चलकर हो गई। ऐसी शक्तिशाली विश्वों की कोशिशों के कारण जिन्हें अपने अनुयायियों को कड़ाई से धार्मिक विश्वासों तथा रीति रिवाजों का पालन करने का पाठ पढ़ाया गया। जनता में आम खुशहाली खास तौर पर पूर्वी भागों में अधिक फैली, जहां आबादी 6ठी सदी के मुख्य भाग तक बढ़ती रही थी। हालांकि वहां लोग प्लेग की महामारी का प्रकोप हो चुका था, जिसके कारण 540 के दशक में लगभग संपूर्ण भूमध्यसागरीय सागर प्रदेश प्रभावित हो गया था। इसके विपरीत पश्चिम में साम्राज्य राजनीतिक दृष्टि से विखंडित हो गया था, क्योंकि उत्तर से आने वाला जर्मन मूल के समूहों गोथ, वेडल, लोबार्थ आदि ने सभी बड़ी प्रांतों को अपने कब्जे में ले लिया और अपने अपने राज्य स्थापित कर लिए थे। उन्हें रोमनोत्तर राज्य कहा जा सकता है। इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण राज्य स्पेन में विसिगोथ का राज्य, जिसे अरबों ने 711 से 720 के बीच नष्ट किया। गॉल में फ्रैंको का राज्य 511 से 687 और इटली में लोबार्डो का राज्य इतना के राज्य में एक भिन्न किस्म की दुनिया की शुरुआत के पूर्व संकेत थे, जिस दुनिया को आमतौर पर मध्यकालीन कहा जाता है। दूसरी भाग में जहां साम्राज्य संयुक्त बन रहा था, जस्टिनियन का शासनकाल समृद्ध और शाही महत्वाकांक्षा के उच्च स्तर का घोतक था। जस्टियन ने 533 में अफ्रीका को वैडलों के कब्जे से छुड़ा लिया और इटली की ऑस्ट्रोगोथ से लेकर वापस उस पर अधिकार कर लिया। इससे देश तहस नहस हो गया और लोबार्ड के आक्रमण के लिए रास्ते तैयार हो गए। 7वीं शताब्दी के प्रारंभिक दशकों तक आते आते रोम और ईरान के बीच लड़ाई छिड़ गई। फिर ससानी शासकों, जो तीसरी शताब्दी से ईरान तक शासन कर रहे थे, ने मिस्र सहित सभी विशाल पूर्वी 39 ईस्वी में बना कोलोसियस, जहां तलवार चलाने के निपुण योद्धा जंगली जानवरों का मुकाबला करते थे। यहाँ एक साथ 60,000 दर्शक बैठ सकते थे। कोलोसियस प्रांतों में बड़े पैमाने पर आक्रमण कर दिया। बाइजेंटियम अब रोमन साम्राज्य को ज़्यादातर इसी नाम से जाना जाता था। 620
के दशक में इन प्रांतों को फिर से अपना कब्जा कर लिया, लेकिन उन्हें कुछ वर्षों के बाद दक्षिण पूर्व की ओर से एक बहुत जोरदार अंतिम धक्का लगा जिसे वह सहन नहीं कर सका। अरब प्रदेश से शुरू होने वाले इस्लाम के विस्तार को प्राचीन विश्व युद्ध की सबसे बड़ी राजनीतिक क्रांति कहा जाता है। 642 तक अब पैगंबर मोहम्मद की मृत्यु मुश्किल से 10 साल हुए थे। पूर्वी रोमन और ससानी दोनों राज्यों के बड़े बड़े भीषण युद्ध के बाद अरबों के कब्जे में आ गए, किंतु हमें यह बात ध्यान रखनी चाहिए कि उभरते हुए इस्लामी राज्य की जीतें जो एक शताब्दी बाद अंततः स्पेन, सिंध और मध्य एशिया तक फैली अरब जनजातियों को ही पराजित करने से हुई। अरब से शुरू होकर जीते सीरियाई रेगिस्तान तथा इराक की सरहदों तक पहुंची, जिसके पश्चात मुस्लिम सेनाएं दूर दूर तक गई। जैसा कि हमने अगले विषय 4 में देखेंगे, अगले अरब प्रायद्वीप और वहां रहने वाली अनेक जनजातियों के एकीकरण के कारण ही इस्लाम धर्म का क्षेत्रीय विस्तार हुआ। ये चित्र आप लोग मैप देख लीजिएगा। कुस्तुतुनिया, आर्मेनिया, सहारा मरुस्थल। शासक एवं उस समय की घटनाएं। शासक घटनाएं। 2700 ईस्वी अगस्टस प्रथम रोमन साम्राज्य 2700 ईसा पूर्व लगभग इतना। घटनाएं। ऑक्टेवियन द्वारा स्थापित प्रिंसिपेट वह अब सबसे आपको अगस्टस कहने लगा था। अगस्टस। वरियन प्लानी का जीवन। विसुविनिस नामक ज्वालामुखी के फटने से उसकी मृत्यु। विसुविनस के रोमन नगर पोम्पेई को भी अपने लावे में दफन कर लिया था। विशाल यहूदी विद्रोहियों रोमन सेनाओं का जेरूसलम पर कब्जा। त्राजान की पूर्व में विजयों के बाद रोमन साम्राज्य का अधिकतर विस्तार। साम्राज्य के सभी मुक्त निवासियों को रोमन नागरिक का दर्जा दे दिया गया। 1212 में 224 में ईरान में नया वंश स्थापित, जिससे उनके पूर्वज ससान के नाम पर ससानी कहा जाने लगा। 250 का दशक। फारसवासियों ने फरात के पश्चिम में स्थित रोमन प्रदेशों पर आक्रमण किया। 258 कार्थेज के साइप्रसवासी बिशप को मृत्युदंड। 260 का दशक। गैलिनस ने फिर से सेना संगठन की। 273 पामाएरा का कारवां नगर रोमवासियों द्वारा नष्ट किया गया। 297 में डायोक्लिसियन ने 1000 प्रांतों में साम्राज्य का पुनर्गठन किया। लगभग 310 कॉन्स्टेंटाइन ने सोने का नया सिक्का चलाया। सॉलिडस। 312 कॉन्स्टेंटाइन ने ईसाई धर्म को स्वीकार कर लिया। कॉन्स्टेंटाइन अब साम्राज्य का एकमात्र शासक बना। उसे कुस्तुतुनिया नगर की स्थापना की। 354 से 430 हिप्पो के बिशप ऑगस्टस का जीवन काल। 378 गोथ लोगों के ने एड्रियानोपोल में रोमन सेनाओं को करारी मात। 391 सिकंदरिया में सेरपियम के मंदिर नष्ट किए गए। 410 विसिगोथ ने रोमों का विध्वंस कर दिया। रोम का 428 वैडल लोगों के अफ्रीकी देश पर कब्जा कर लिया। 434 से 53 अटीला नामक हून का साम्राज्य। 493 ऑस्ट्रोगोथों ने इटली में